हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 12th की एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 का आखिरी पार्ट देखने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे आज हरित क्रांति के बारे में। और भी बहुत सारी क्रांति हुई हैं, इनके बारे में बात करेंगे और हम लगाएंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दिया करिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। तो बात करेंगे हरित क्रांति के बारे में। देखिए, हरित क्रांति की बेसिकली शुरुआत जो है भारत में 1966-67 में हुई। कब हुई? 1966-67 में हुई। ठीक है। हरित क्रांति जो है प्रारंभ करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अभिषेक भूषण को जाता है। लेकिन अगर बेसिकली हम देखे जाएं तो एमएस स्वामीनाथन को इसका जो है पिता यानी कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन माना जाता है, एमएस स्वामीनाथन को। ठीक है। और अगर पूरे विश्व के रेफरेंस में देखेंगे तो नॉर्मन ई बोरलॉग। देखिए, हरित क्रांति से हमारा अभिप्राय ये है कि सिंचित और असिंचित यानी कि सिंचाई वाले क्षेत्र और बिना सिंचाई वाले क्षेत्र, दोनों क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले संकर और जो है बौने बीजों का उपयोग जो है इसके फसल में वृद्धि करना। ठीक है। अब आप सभी को पता है कि खाद्यान्न संकट जो है इससे भारत जूझ रहा था। ठीक है। तो खाद्यान्न संकट का जो है ऐसी हालत में देश पर बाहरी दबाव पड़ने की आशंका बढ़ गई थी। भारत जो है विदेशी खाद्य सहायता पर निर्भर हो चला था। खासकर आप देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसकी एवज में भारत पर अपनी आर्थिक नीतियों को बदलने के लिए जोर डाला। सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कृषि की एक नई रणनीति अपनाई। जो इलाके या फिर जो है किसान खेती के मामले में पिछड़े हुए थे, शुरू में सरकार ने उनको क्या किया, ज़्यादा सहायता देने की नीति अपनाई। ठीक है। और इस नीति को छोड़ दिया गया। सरकार ने अब उन इलाकों पर ज़्यादा संसाधन लगाने का फैसला किया जहां सिंचाई सुविधा मौजूद थी और जहां के किसान समृद्ध थे। और ये जो नीति थी ना, इस पक्ष के दलील ये थी दी गई कि पहले से ही सक्षम हैं, वे कम समय में उत्पादन जो है उसको तेज़ रफ्तार में बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। तो सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक, बेहतर सिंचाई सुविधा बड़े अनुदानित मूल्य पर जो है मुहैया कराना शुरू कर दिया। सरकार ने इस बात की भी गारंटी दी कि उपज को एक निर्धारित मूल्य पर खरीद लिया जाएगा और यही उस परिघटना की शुरुआत है जिसे कहते हैं हरित क्रांति। आइए थोड़ा सा हम डिटेल में हरित क्रांति के बारे में बात करते हैं। वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ हरित क्रांति के बारे में प्रीवियस वीडियोस में, लेकिन आज फिर से सुन लीजिए। जितनी बार आप सुनेंगे उतनी बार आपको अच्छे तरीके से याद होगा, है ना। तो हरित क्रांति के बेसिकली 2 चरण हैं। ठीक है। एक तो है 1966-67 से, है ना, 66-67 से 80-81 तक, 80-81 तक। और दूसरा चरण जो है 1980-81 से 1996-97 तक। ठीक है। बेसिकली अगर मैं इसके विशेषताओं के बारे में बात बताऊं, विशेषताएं क्या है? अधिक उपज देने वाली किस्में, सुधरे हुए बीज का प्रयोग करना, रासायनिक खाद का प्रयोग करना, लघु सिंचाई, कृषि शिक्षा। ठीक है। फसल चक्र यानी कि पहले जो फसल बोई जाए अगली बार जो है दूसरी फसल बदल के बोई जाए, इससे मृदा की उर्वर शक्ति जो है बनी रहती है। ठीक है। पौधों का संरक्षण किया जाना और किसानों को बैंकों की सुविधाएं प्रदान करना। देखिए, बेसिकली अगर मैं हरित क्रांति की बात करूँ तो इसका प्रभाव जो है रबी की फसल पे भी, खरीफ की भी फसल पे और जायद की भी फसल पे, सभी पे हुआ था। ठीक है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। देखिए, ये जो हरित क्रांति है ना, ये जो है जो 1966-67 के दौर से स्टार्ट हुआ था, तो इसमें जो है विकास, तकनीकी परिवर्तन, इन सभी कदमों को श्रृंखलाबद्ध तरीके से बढ़ा गया। ठीक है। और इसीलिए जो है हरित क्रांति के पिता कहे जाने वाले नॉर्मन ई बोरलॉग के नेतृत्व में ना संपूर्ण विश्व, खासकर आप देखिए कि विकासशील देशों को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। ठीक है। उच्च उत्पादक क्षमता वाले जो है प्रसंसाधित बीजों का प्रयोग हुआ, आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल हुआ, सिंचाई की व्यवस्था जो है मुहैया हुई।
कृत्रिम खादों का प्रयोग हुआ, कीटनाशकों का प्रयोग हुआ, ठीक है। और इस कारण लोगों की भुखमरी जो है दूर करने का, रक्षा का श्रेय जो है नॉर्मन ई बोरलॉग को दिया जाता है और भारत के रेफरेंस में जो है एम.एस. स्वामीनाथन को दिया जाता है, ठीक है। और इनके द्वारा जो उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों ने सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग और बीमारी, इन सब के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों के कम दर पर सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंक, सहकारी समितियां और बैंकों की स्थापना जो है, ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं। अच्छा, इस प्रक्रिया में धनी किसानों और बड़े भूस्वामियों को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। हरित क्रांति से क्या हुआ कि खेतीहर पैदावार में सामान्य किस्म का इजाफा हुआ, ज़्यादातर गेहूं की पैदावार बढ़ी और देश में खाद्यान्न की उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई, ठीक है। थोड़ा सा ये बॉक्स की चीज़ें पढ़ लेते हैं। श्रीकांत को अब भी वे दिन बखूबी याद हैं जब उसके बड़े भाई को राशन की दुकान से सामान लाने के लिए धक्का मुक्की करनी पड़ती थी। श्रीकांत का परिवार चावल, तेल और केरोसिन के लिए राशन की दुकान पर ही निर्भर थे। कई बार ऐसा हुआ कि उसका भाई राशन की लाइन में खड़ा रहा और जब उसकी बारी आई तो पता चला राशन खत्म हो गया। अपने परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से पूछें कि राशन कार्ड कैसा होता है। आप सभी को पता है क्या? मुझे तो पता है। यह भी जानने का प्रयास करिए कि वे कोई सामान अभी भी राशन की दुकान से खरीदते हैं। देखिए, एज अ टीचर मुझे तो पता है, क्योंकि हम लोग अपने स्कूल से ही जो है राशन का जो हम लोग एक पर्चा बनाते हैं वो बच्चों को देते हैं और बच्चे जो है जाते हैं वहाँ सामान लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे राशनिंग मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो मुझे अच्छी तरीके से पता है कि कैसे किस प्रकार जो है राशनिंग होती है। बच्चे जो है बोरी ले लेके जाते हैं। आगे बात करते हैं श्वेत क्रांति की। श्वेत क्रांति क्या है? श्वेत क्रांति, या फिर आप जो है श्वेत को सफ़ेद क्रांति भी कह सकते हैं, इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। ये भारत की योजना है जिसमें कि क्या है कि भारत में जो दूध की कमी है इसको दूर किया जा सके, और इसीलिए आया था श्वेत क्रांति। कब आया था ये भी आपको ध्यान रखना है, 13 जनवरी 1970। और इसके जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ध्यान रखेंगे, इसे मैं रब कर दूं फिर बताऊं। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है। तो इसके जनक हैं। देखिए, डेयरी फार्मिंग, डेयरी उद्योग या फिर दुग्ध उद्योग कृषि की एक श्रेणी है। ये जो है पशुपालन से जुड़ा एक बहुत ही लोकप्रिय उद्यम है ना। तो इसके अंतर्गत दुग्ध उत्पादन, उसकी प्रसंस्करण, खुदरा बिक्री किए जाने वाले कार्य आते हैं। और इसके वास्ते गाय, भैंस, बकरी, कुछ एक अन्य प्रकार के पशुधन का विकास का भी काम किया जाता है। और अधिकतर ना डेयरी फार्म अपनी गायों के बछड़ों का गैर दुग्ध उत्पादन पशुधन का पालन पोषण करने की बजाय जो है सामान्यतः उनके मांस के उत्पादन हेतु विक्रय कर देते हैं। और डेयरी फार्मिंग के अंतर्गत दूध वाले मवेशियों का प्रजनन, देखभाल, दूध की खरीद, इसकी विभिन्न डेयरी उत्पादों की प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और अगर मैं जो है भारत में दुग्ध उद्योग की बात, तो भारत, आपको सभी को पता है कि भारत जो है गाँवों में बसता है। कहाँ बसता है? गाँव में बसता है। और हमारी 62% जनसंख्या जो है वो ग्रामीण है, कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं लोग। तो भारतीय दुग्ध उत्पादन से जुड़े महत्वपूर्ण जो लोग हैं वो गाँव से ही जुड़े हैं। और हमारे देश में जो है दुग्ध बहुत उत्पादित होता है, ठीक है। इंडिया जो है फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे यूनाइटेड स्टेट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अटरली बटरली डिलीशियस मिल्क, आपने पढ़ा हो, ये जो है प्रचार देखा होगा, ठीक है। तो प्रचार देखा होगा तो इसका जुमला आपने ज़रूर पढ़ा होगा, सुना होगा, या खुशगवार तस्वीर भी देखी होगी, ये वाली, ठीक है। दूध के पैकेट में भी बनी रहती है, अमूल के दूध में मक्खन का जो है लगा टोस्ट होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमूल के विज्ञापन की। क्या आप जानते हैं कि अमूल के उत्पादों के पीछे सहकारी डेयरी फार्मिंग की एक पूरी कथा छुपी हुई है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ध्यान रखेंगे, फादर ऑफ श्वेत क्रांति भी हैं, ठीक है। इन्होंने गुजरात सहकारी दुग्ध और विपणन परिसंघ की विकास कथा में केंद्रीय भूमिका निभाई और अमूल की शुरुआत की। गुजरात का शहर है आणंद। क्या है शहर? आणंद। सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन अमूल जो है इसी शहर में कायम है। ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें गुजरात के 25 लाख दुग्ध उत्पादन जुड़े हैं।
ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिहाज से अमूल नाम का यह सहकारी आंदोलन अपने आप में एक बहुत ही अनूठा और कारगर मॉडल है और इस मॉडल के विस्तार को श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1970 में ऑपरेशन फ्लड के नाम से शुरू किया गया ये राष्ट्रव्यापी तंत्र से जोड़ा गया। बहरहाल ऑपरेशन फ्लड सिर्फ डेयरी कार्यक्रम नहीं था। इस कार्यक्रम में डेयरी के काम को विकास का एक माध्यम के रूप से अपनाया गया था ताकि ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो, उनकी आमदनी बढ़े, गरीबी दूर हो। सहकारी दुग्ध उत्पादन के सदस्य संख्या लगातार बढ़ रही है और सदस्यों में महिलाओं की संख्या भी बढ़ी है, तो महिला सहकारी डेयरी की जमातों का भी इजाफा हुआ है। देखिए, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाके जो है कृषि के लिहाज से समृद्ध हो गए जब हरित क्रांति हुई, जबकि बाकी इलाके खेती के मामले में पिछड़े रह गए। तो हरित क्रांति के दो और प्रभाव हुए। पहला असर तो ये हुआ कि गरीब किसानों और भूस्वामियों के बीच का अंतर जो है वो मुखर उठे, लंबी खाई खिंच गई, ठीक है। और इससे देश के विभिन्न हिस्सों में वामपंथी संगठनों के लिए गरीब किसानों के लिए लामबंद करने के लिहाज से अनुकूल स्थिति पैदा हुई। दूसरी चीज, हरित क्रांति के कारण कृषि में मंझोले दर्जे के किसान जो है, यानी कि जो मध्यम श्रेणी के भूस्वामित्व वाले किसान को जो है उभार हुआ और इन्हें बदलावों का फायदा हुआ और देश के अनेक हिस्सों में ये प्रभावशाली बनकर उभरे। अच्छा, बाद के बदलाव के बारे में बात करते हैं। 1960 के दशक के अंत में भारत के आर्थिक विकास की कथा में एक नया मोड़ आया। अध्याय 5 में आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस प्रणाली संकट से घिरने लगी। इंदिरा गांधी जननेता बनके, यानी कि लोगों की नेता बनके उभरी। उन्होंने फैसला किया कि अर्थव्यवस्था के नियंत्रण और निर्देशन में राज्य की बड़ी भूमिका निभाएगा और जो ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाएगा। 1967 के बाद की अवधि में निजी क्षेत्र के उद्योगों में और बाधाएं आयद हुई। 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ठीक है, यानी कि उनका जो प्राइवेट बैंक थे उनका सरकार ने अपने हाथों में ले लिया, उन्हें सरकारी बैंक बना दिया, ठीक है। सरकार ने गरीबों की भलाई के लिए अनेक कार्यक्रमों की घोषणा की और इन परिवर्तनों के साथ ही साथ सरकार ने विचारधारात्मक रुझान समाजवादी नीतियों की तरफ बढ़ा और इन बदलावों को लेकर देश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में जो है गर्मा गर्म बहस चली। विशेषज्ञों के बीच भी जो है सरकार की नीतियों पर जोरदार बहसें चली। बहरहाल सरकारी नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था के पक्ष में बनी सहमति ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रही। नियोजन का काम तो जारी रहा, लेकिन इसके महत्व में जो है कमी आई। 1950 से 80 के बीच में जो है भारत की अर्थव्यवस्था में सालाना 3 से 3.5% की धीमी रफ्तार से आगे बढ़ी। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उद्यमों में भ्रष्टाचार, अकुशलता का जोर बढ़ा। नौकरशाही भी आर्थिक विकास में ज़्यादा सकारात्मक भूमिका नहीं निभा रही थी, यानी कि सिस्टम जो है फेल होता जा रहा था सार्वजनिक क्षेत्र अथवा नौकरशाही के प्रति शुरू में लोगों का गहरा विश्वास था, लेकिन बदले हुए माहौल में ये विश्वास टूट गया। जनता का भरोसा जो है टूटता देख नीति निर्माताओं ने 1980 के दशक के बाद से अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को कम कर दिया और इस बदलाव के बारे में जो है हम आगे के चैप्टरों में पढ़ेंगे। ये देखिए, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी ही हम भुखमरी और अभाव से पार पा लेंगे और इस बीच थोड़े चने चबाने का काम चलाइए। तो ये जो है कार्टून के जरिए बताया गया है। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। तो क्वेश्चन आंसर लगा लिया जाए, शुरू किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमें और कौन सा ऑप्शन चाहिए ये बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित कौन सा बयान सही नहीं है। तो पहला बयान देखते हैं, यह भारत के आर्थिक भविष्य का एक ब्लूप्रिंट था। तो ये तो सही है भाई। दूसरा है, इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था। तो क्या स्वामित्व के समर्थन किया गया था? नहीं। तो यही वाला जो है बयान सही नहीं है। आगे, भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था। तो कौन सा विचार शामिल नहीं था? नियोजन का विचार शामिल नहीं था, कि उदारीकरण का विचार शामिल नहीं था, कि सहकारी खेती का विचार शामिल नहीं था, कि आत्मनिर्भरता का विचार शामिल नहीं था। तो बताइए आप लोग। तो इसमें जो है उदारीकरण का विचार शामिल नहीं था, यानी ऑप्शन ख जो है वो सही होगा। आगे बात करते हैं, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का प्रचार जो है विचार ग्रहण किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? कौन सा ऑप्शन सही होगा? किसान संगठनों की मांगों द्वारा।
और किसके द्वारा? बॉम्बे प्लान से भी किया गया था। समाज के बारे में गांधीवादी विचार से भी किया गया था। सोवियत खेमे के देशों के अनुभवों से भी किया गया था। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही होगा ऑप्शन घ, यानी कि सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है मेल मिलाना है, यानी कि सही जोड़ी का मिलान करना है। तो कौन सा सही होगा? देखिए आप लोग। तो पहला है चरण सिंह, ये कौन थे? ये थे किसान। पीसी महालनोबिस औद्योगिकरण पर जोर दिए, जो दूसरा पंचवर्षीय प्लान था। ठीक है, वर्गीज कुरियन जो है वो सहकारी डेयरी थी। बिहार का अकाल जो है वो जोनिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के समय विकास के सवाल पर प्रमुख मतभेद क्या थे? क्या इन मतभेदों को सुलझा लिया गया? देखिए, आज़ादी के समय जो है विकास के सवाल पर बहुत सारे मतभेद कायम थे। आज़ादी के समय भारत के सामने विकास के दो मॉडल थे। पहला तो पूंजीवादी मॉडल था और दूसरा समाजवादी मॉडल। तो विकास के संबंध में मुख्य मुद्दा ये था ना कि विकास के लिए कौन सा मॉडल अपनाया जाए। पूंजीवादी मॉडल के समर्थक जो थे देश थे औद्योगिकरण पर अधिक बल दे रहे थे, जबकि जो समाजवादी के जो समर्थक थे वे कृषि के विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को दूर करना आवश्यक समझते थे। तो ये जो परिस्थितियां थी, इस सरकार जो है दुविधा में पड़ गई कि विकास का कौन सा मॉडल अपनाया जाए। लेकिन आपसी बातचीत और सहमति का रास्ता अपनाते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। अगला क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना पर किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा जोर था और दूसरी पंचवर्षीय योजना पहली से किस अर्थों में भिन्न थी? आप सभी को पता है कि पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो कृषि, किस पे? कृषि पर अधिक जोर दी थी। क्यों? क्योंकि उसी समय भारत का विभाजन हुआ था, बहुत बुरी स्थिति थी। ठीक है, कृषि पर बहुत बुरा असर पड़ा था। तो हम सबसे पहले अगर किसी भी स्थिति में पड़े तो हमारे लिए रोटी कपड़ा मकान तो ये तो ज़रूरी है। तो जाहिर सी बात है कृषि पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को महत्व दिया गया और दूसरी में जो है उसमें जो है उद्योग पे। तो ये इसका जो है प्रमुख अंतर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या थी? हरित क्रांति के दो सकारात्मक और दो नकारात्मक परिणाम के उल्लेख कीजिए। आप सभी को पता है कि 1960 के दशक में जो है भारत को राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान युद्ध के बाद भारत की आर्थिक स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो गई थी, बदतर हो गई थी। खाद्य पदार्थों की कमी होने लगी थी, यानी कि भारतीय नीति निर्धारकों ने कृषि उत्पादन में तेजी की वृद्धि करने का निर्णय लिया और भारत के खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाए, इस चीज़ के लिए शुरुआत की हरित क्रांति की। ठीक है, तो इसका बेसिकली उद्देश्य क्या था? पैदावार को बढ़ाना या ताकि भारत जो है खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाए। अच्छा, दो सकारात्मक पहलू इसके ये हैं कि उत्पादन में वृद्धि हुई। जाहिर सी बात है कि गेहूं के उत्पादन में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई और फसल क्षेत्र में भी वृद्धि हुई। ठीक है, अगर नकारात्मक परिणाम के बारे में बात करेंगे तो इसका नकारात्मक परिणाम ये था कि खाद्य संकट तो समाप्त हो गए, लेकिन ये थोड़े दिन के लिए था। आज भी आप देखिए खाद्यान्न संकट पैदा हो जाता है। दूसरी चीज़, हरित क्रांति की सफलता जो है पूरे भारत में ना होकर ना उत्तरी क्षेत्र में, यानी कि उत्तर भारत के राज्यों में ही दिखाई दिया। आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास बनाम कृषि विकास का विवाद चला था। इस वाद विवाद के क्या क्या तर्क दिए गए थे? देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर ज़्यादा जोर दिया गया था। क्यों? क्योंकि भारत के विभाजन से जो है बहुत बुरी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसका प्रभाव कृषि पर पड़ा था, तो कृषि को महत्व दिया गया। और दूसरी में जो है उद्योग को दिया गया। ठीक है, तो आलोचकों का मत ये था कि नियोजित ढंग से कृषि को पीछे धकेलने का प्रयास किया जा रहा है और इन योजनाओं में औद्योगिकरण को बल देने के कारण जो है कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों की क्षति पहुंचाई गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 9वां, अर्थव्यवस्था जो है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका पर जोर देकर भारतीय नीति निर्माताओं ने गलती की। अगर शुरुआत से ही निजी क्षेत्र की खुली छूट दी जाती तो भारत के विकास कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से होता। देखिए, आप सभी को पता है कि आज़ादी के समय अर्थव्यवस्था पर राज्य की भूमिका पर अधिक जोर दिया गया था, यानी कि आर्थिक गतिविधियों को राज्य के नियंत्रण में रखा गया था। और कई विद्वानों का तर्क दिया जाता है कि भारत को शुरुआत में ही निजी क्षेत्र की खुली छूट दी जानी थी, लेकिन मैं इस कथन से सहमत नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि आज़ादी के समय जो है देखिए देश की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी ना कि सरकार जो है निजी क्षेत्र को खुली छूट दे देती
उस समय कृषि क्षेत्र के विकास का कार्यक्रम पहला प्रायोरिटी था, ठीक है। और कृषि क्षेत्र का विकास जो है राज्य के नियंत्रण के अधीन ही अधिक ढंग से ठीक हो पाता। अगर वो निजी हाथों में चला जाता तो वही अंग्रेजों वाली स्थिति पैदा होती। क्या होता, एक लोगों के ऊपर जो है नियंत्रण स्थापित होता। आज देखिए, अगर हमारी सरकार सब चीज़ बेच रही है, प्राइवेट कर रही है सारी चीज़ें, तो इसमें नुकसान किसका है? आम जनता का ही तो है। चीज़ें जो है, भारत की सभी चीज़ें कुछ एक हाथों में चली गई तो क्या होगा? हिटलर वाली हाल होगी, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, अवतरण को पढ़ें और इसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए, पढ़ते हैं हम भी। आज़ादी के बाद के आरंभिक वर्षों में कांग्रेस पार्टी के भीतर दो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां पनपी। एक तरफ राष्ट्रीय पार्टी कार्यकारिणी ने राज्य के स्वामित्व का समाजवादी सिद्धांत अपनाया, उत्पादकता को बढ़ाने के साथ साथ आर्थिक संसाधनों के संकेंद्रण को रोकने के लिए अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का नियंत्रण और नियमन किया। दूसरी तरफ कांग्रेस की राष्ट्रीय सरकार ने निजी निवेश के लिए उदार आर्थिक नीतियां अपनाई, उसके बढ़ावे के लिए विशेष कदम उठाए, इसे उत्पादन में अधिकतम वृद्धि की अकेली कसौटी जायज ठहराया। तो ये कहा है फ्रैंकलिन फ्रैंकल ने, ठीक है। तो पहला इसमें क्वेश्चन ये पुटअप हो रहा है कि यहाँ लेखक किस अंतर्विरोध की चर्चा कर रहा है और ऐसे अंतर्विरोध के राजनीतिक परिणाम क्या होंगे। देखिए, लेखक जो है ना, कांग्रेस पार्टी के अंतर्विरोध की चर्चा कर रहा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो है समाजवादी सिद्धांतों में विश्वास रखती थी, वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय सरकार जो थी वो निजी निवेश को बढ़ावा दे रही थी। यानी कि इस प्रकार के अंतर्विरोध से देश में राजनीतिक अस्थिरता फैलने की संभावना रहती है। अगला है कि अगर लेखक की बात सही है तो फिर ये बताएं कि कांग्रेस की नीति पर क्यों चल रही थी, क्या इसका संबंध विपक्षी दलों की प्रकृति से था। देखिए, कांग्रेस इस नीति पर इसलिए चल रही थी ना क्योंकि कांग्रेस में सभी विचारधाराओं के लोग शामिल थे। सभी लोगों के विचारों को ध्यान में रखकर कांग्रेस पार्टी जो है इस प्रकार का कार्य कर रही थी। और इसके साथ साथ ना कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार की नीति इसलिए भी अपनाई ताकि विपक्षी दलों के पास आलोचना का कोई मुद्दा न रहे। नेक्स्ट, क्या कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रांतीय नेताओं के बीच कोई अंतर्विरोध था? तो कुछ हद तक अंतर्विरोध पाया जाता है। आप कहीं भी अगर समूह में कार्य करते हैं तो अंतर्विरोध पाया जाता है। देखिए, जहां केंद्रीय नेतृत्व राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को महत्व देता था, वहीं जो प्रांतीय नेता थे वो प्रांतीय और स्थानीय मुद्दों को महत्व देते थे। ठीक है, तो चलिए यहीं समाप्त होता है ये वीडियो। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आप लोग गाइस कमेंट तो बिल्कुल करना ही भूल गए हैं आप लोग, और वीडियो देखते हैं लेकिन शेयर नहीं करते। अब मैं क्या बोलूँ आपसे, अब मैं बोलूँगी ही नहीं। अब आप लोग के मन में आए जो करिए। मैम बस अपना काम कर रही हैं, पढ़ा रही हैं, आप लोग बस पढ़ लेते हो, ना शेयर करते हो, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दो, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, ठीक है। ना बेनिफिशियल हो तो ना करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए ही इतना ही।